हाँ जी गाइस, तो अभी तक मैंने आपके साथ ज़्यादातर क्या किया है कि न्यूमेरिकल पे फोकस किया है। जैसे भी मेरा मन कर रहा था 9th क्वेश्चन करने का, पर मैंने छोड़ो अभी, क्योंकि मैं पैसेज पढ़ रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज था ये। मेरा ध्यान गया इस पैसेज पे, क्योंकि इन आर कंट्री रिग्रेटेबली पे मेरा ध्यान गया। मैंने कहा चलो कुछ बुरा बोल रहे हैं अपनी कंट्री के बारे में, पढ़ते हैं क्या पूरा बोल रहे हैं। तो ये पैसेज पढ़ने में मज़ा बहुत आया मेरे को। चलो पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं भी क्या करता हूँ। तो इन आर कंट्री रिग्रेटेबली, तो रिग्रेट करता है ओके, टीचिंग एंड लर्निंग फॉर द एग्जामिनेशन हैव बीन आवर फोर्टे। तो हम एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, यही हमारा फोर्टे बन चुका है अब तक। बट द न्यू डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड द फ्यूचर ऑफ द वर्क रिक्वायर क्रिटिकल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ये तुम्हारा जो इंटरव्यू में चेक करता है ना। लेकिन डिमांड अब सोसाइटी की ये है कि सोसाइटी डेवलप होती जा रही है। अब सोसाइटी को ऐसे टूट होता या फिर जो भी है, एक तरीके की पढ़ाई, तुम्हारा ध्यान एक ही तरफ से ले जा रहे हैं। मतलब एक मोनोटोनस ज़िंदगी से हटा के तुम्हें पढ़ना और थिंक करना सिखाना, ये ज़्यादा सोचना चाह रहे हैं वो। तो यही बोल रहा है वो, लर्निंग थ्रू डूइंग, आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिनरी परस्पेक्टिव। मल्टीपल डिसिप्लिनरी मतलब कि अगर तुम आर्ट्स के बच्चे हो और तुमने किसी साइंस साइड, एक मिनट, मैं कुछ नोटिफिकेशंस आ रहा है, इसको बंद कर देता हूँ मैं। हाँ, जैसे तुम आर्ट्स के बच्चे हो, आर्ट साइड के, और तुम साइंस साइड वाले किसी प्रोफेसर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो इसका मतलब तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होगा साइंस साइड वाले से। वही लोग चाहते हैं कि पर्सपेक्टिव चेंज हो, ताकि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें। इस लाइन में बस इतना ही लिखा है, इतना ही लिखा है, ऑन द सेम इशू। ठीक है, यूजिंग एविडेंस फॉर बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट्स। अब वो एविडेंस चाहते हैं, मतलब वो एक प्रूफ चाहते हैं कि हाँ जो तुमने बोला उसका एक प्रूफ दो मेरे को, ताकि हम उसके बारे में पढ़ें और उसके बारे में सोचें कि हाँ ये प्रूफ सही है भी या नहीं। एंड द रिफ्लेक्टिंग एन आर्टिकुलेशन, वही सेम चीज़। हायर एजुकेशन शुड नॉट ईदर बी अ मेयर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। हायर, देखो कितनी अच्छी बात करी इसने, कि हायर एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट का सर्वेंट बनने के लिए नहीं, और पैसिव रिस्पॉन्डेड टू पब्लिक मूड के लिए भी नहीं। हायर लर्निंग इज़ ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रादर देन वॉट टू थिंक। ये लाइन इतनी अच्छी है ना, थोड़े दिनों में तुम कहोगे सर कि आपने एक दिन एक पैसेज पढ़वाया था हमें, क्योंकि अगले 20 साल में यही हो जाएगा। तुम्हारे लर्निंग का तरीका बदलेगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ हम पैसे मांग रहे हैं बच्चों से, बच्चे हमें पैसे दे रहे हैं, हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। खैर मैं तो नहीं मांग रहा, मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो ये जो पैसे का लेन देन हो रहा है, ये तो चलो सर्विस है कि तुमने पैसा दिया टीचर को, टीचर ने तुम्हें सर्विस दी, ये इक्वल गिव एंड टेक है। बट द थिंग इज, उससे सिर्फ तुम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तुम ज़िंदगी के लिए नहीं पढ़ रहे हो कि तुम्हारी थिंकिंग कैसे चेंज हो रही है, ये नहीं। इसीलिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो बच्चा जो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करता, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पहुंच जाए इंटरव्यू तक, तो मे बी सम टाइम जो पैनल होता है वो ये गेस करने की कोशिश करता है कि क्रिटिकल थिंकिंग किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम्हें डाल दिया, फिर बोला कि सोचो उसके बारे में, तुमने किताबी आंसर दे दिया। तो वो सब भी वो देखते हैं कि कितना किताबी आंसर दिया। कभी कभी सही रहता है किताबी आंसर देना, पर मोस्ट ऑफ द टाइम यू जस्ट डोंट नो व्हाट द अदर गाय वांट यू टू से, तो यू फील सेफ सेइंग द किताबी आंसर। तो ये तो हम टॉपिक से जा रहे हैं दूर, पर इसका जिस्ट यही है, जिस्ट इसका इन 2 लाइनों में लिखा हुआ है कि हायर लर्निंग इज़ ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक। इसने इसी चीज़ को पूरे इसमें एलाबोरेट किया है। तो अब ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज। ओके, इंडिया डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी एजुकेशन इन इट्स यूनिवर्सिटीज़। कुछ बोला ही नहीं है इसके बारे में पूरे पैराग्राफ में। रिसोर्स नहीं बोला, क्वालिटी एजुकेशन के लिए चलो बोला है, लेकिन रिसोर्स से रिलेटेड कुछ नहीं बोला, यूनिवर्सिटीज़ तक का नाम नहीं लिया।
द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्यों क्यों भाई, ऐसा क्यों? गवर्नमेंट ने ऐसा क्या गलत किया है? और इस पैराग्राफ में कहाँ गवर्नमेंट को गलत दिखाया गया है? तो ये भी गलत। क्लासरूम अप्रोच टू हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे विद, ये थोड़ा पैराग्राफ के साथ जा रहा है, पर लेट्स सी। तो क्लासरूम नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड टीचिंग नीड्स टू बी री इन्वेंटेड। वाह, बिल्कुल 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 मैच कर रहा है। अगर ये नहीं होगा आंसर तो ये होगा, पर जब एक चीज़ पूरी पूरी मैच कर रही है तो दूसरा क्यों होगा? और हमने दो तो एलिमिनेट ही कर दिए, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। एक्चुअली में अभी आंसर की नहीं आई है, और हम कोचिंग पे ज़्यादा भरोसा कर नहीं सकते आजकल, क्योंकि तुम्हें 2024 का तो पता ही चल ही गया होगा यूपीएससी ने क्या आंसर दिए हैं, कोचिंग वाले भाई साहब ने पता नहीं क्या आंसर दिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा अजीब रहा है सीन। तो तुम्हें अभी पता चल गया मैंने क्या बताया इस पैराग्राफ के बारे में, कि कैसे मैंने पढ़ा इसको, कैसे मैंने आंसर देने की कोशिश करी। तो तुम भी आगे यही सोचना कि हम जिस्ट निकाले पहले, कि इस पैराग्राफ का जिस्ट क्या कहना चाहते हैं, और सोचें उसके बारे में पॉइंट एक दो अगर सोच सकते हो तो। फिर लेट्स जंप टू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू एलिमिनेट। एलिमिनेशन इज़ गुड टेक्निक इन डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। एलिमिनेट करते ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यहाँ तक तो आ ही रहे हैं हम। उसके बाद तुमने पता लगा ही लिया कि री इमेजिन और री इन्वेंट करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि उसे हटा ही दो, डन अवे विद हटा ही दो, उसको अच्छा कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो हमारा जो जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है ना, हम उसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि एक को हटा के जस्ट कुछ नया डाल देंगे, टाइम लगेगा फिर उसे अडाप्ट करने में। तो हम क्या करते हैं, इसी को अच्छा अच्छा बनाते 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 यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ये तो हमारा सिस्टम है ही इंडिया का। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए प्लस सी। तो ऐसे मैं सॉल्व करता हूँ ज़्यादातर कॉम्प्रहेंशन। अभी नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं कोई, क्योंकि यार कॉम्प्रहेंशन में कोई बोर कर देते हैं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।